विजय दिवस के मौके पर देहरादून में सीएम धामी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। कहा, उत्तराखंड है वीर भूमि, यहां हर घर का बेटा है फौज में। देश ने मनाई विजय दिवस की 51वीं वर्षगांठ। देहरादून कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व सैनिकों के साथ शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पौड़ी में कंडोलिया खेल महाकुंभ का विधायक राजकुमार पोरी ने किया शुभारंभ। जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं हो रही आयोजित। चयनित खिलाड़ियों का राज्य स्तर के लिए किया जाएगा चयन। और हरिद्वार पुलिस ने 12.5 लाख कैश के साथ 23 सटोरियों को किया गिरफ्तार। रुड़की के एक होटल में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दी दबिश। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। उत्तरायणी मेले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रदेश भर में आयोजन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंच प्रयागों, महत्वपूर्ण घाटों और राज्य के अन्य संगम स्थलों पर भी उत्तरायणी के दिन सूर्य उपासना पर्व मनाया जाएगा। संगम स्थलों पर भव्य आरती की व्यवस्था की जाएगी। तो वहीं उत्तरायणी पर्व पर सौर ऊर्जा के प्रति जन जागरूकता के लिए संबंधित योजनाएं भी चलाई जाएंगी। जो हमारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे पंच प्रयाग हैं, उन सभी स्थानों पर ये हो, चूँकि उत्तरायण एक बहुत बड़ा हमारा महापर्व है और जहाँ हम उत्तराखंड के अंदर इसको अलग अलग रंग से, कहीं उत्तरायणी के नाम से, मकर संक्रांति के नाम से, लोहड़ी के नाम से, कहीं पोंगल के नाम से, देश में हर जगह मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर इसका विशेष महत्व है उत्तरायण का, तो इसलिए निश्चित रूप से ये हमारी संस्कृति का भी अहम हिस्सा है। तो ये आगे जाना चाहिए, इसको हम लोग पूरे धूमधाम से मनाएंगे। विजय दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कई वीरों और वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी, इसलिए आज का दिन पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला दिन है। इसी के चलते ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कल्याण मंत्री गणेश जोशी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कैंट विधायक सविता कपूर भी मौजूद रहीं। उसने बलिदान किया, नमन करता हूं इस अवसर पर, क्योंकि आज के दिन विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था। 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की सेना के आगे सरेंडर किया था। उस दिन को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, जहाँ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सैनिकों के बारे में सोचते हैं, हमारे सैनिक पुत्र युवा मुख्यमंत्री सैनिकों के बारे में सोचते हैं, और साथ ही एक पूर्व सैनिक होंगे नाते, सैनिक कल्याण मंत्री के नाते मुझे इस काम को संपादन करने का मौका मिला है। भारत की सेना ने आज के दिन बहुत बड़ा इतिहास रचा था, जिसमें 93,000 से भी ज़्यादा सैनिकों ने पाकिस्तान के आज के दिन ही आत्मसमर्पण किया था और उसमें हमारे देश के वीर जवानों ने अपनी बड़ी शहादत दी थी। उत्तराखंड के भी जवानों ने शहादत दी थी। मैं उन सबको नमन करता हूँ, उन शहीदों को, वीर अमर शहीदों को, अमर बलिदानियों को, जिनके कारण से इतना बड़ा जो गौरव है वो हम सबको प्राप्त हुआ। वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। हमेशा सेना को लेकर, सेना के वेलफेयर को लेकर, उनके परिवारों को लेकर हम कृत संकल्पित हैं। मनसा वाचा कर्मणा से हमेशा हम उन सैनिकों का स्मरण करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते। पूरा देश आज विजय दिवस की 51वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसे 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान को जंग में हराया था। इसी वजह से हर साल भारतीय सैनिकों की कुर्बानी और सम्मान में इस दिन को याद किया जाता है। तो वहीं कांग्रेस भवन में भी विजय दिवस मनाया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ ही पूर्व सैनिकों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को और फील्ड मार्शल मानेकशॉ को बहुत याद करते हैं, जिनकी साहस, जिनकी प्रेरणा, जिनकी दूरदर्शिता दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर, दुनिया की सबसे बड़ी जीत के रूप में हम 71 की लड़ाई को देखते हैं। भारत के वीर सैनिकों ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया था और ये दुनिया की सबसे बड़ी जीत के रूप में देखा गया। आज अपने भारत के उन वीर सैनिकों को, उन वीर योद्धाओं को याद करते हैं और जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करके
देश की रक्षा में, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में अपना सहयोग प्रदान किया, उनको हम सब लोग सैल्यूट करते हैं और आज के दिन में उनको याद करते हैं। लोहाघाट के एसडीएम रिंकू बिष्ट ने सड़क किनारे उगी झाड़ियों को लेकर के नाराजगी जाहिर की है, जिस पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जल्द से जल्द सड़क किनारे उगी झाड़ियों को काटा जाए और बंद पड़ी नालियों को खोला जाए। इसके अलावा उन्होंने आदेश दिया है कि नालियों के ऊपर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोगों के द्वारा ये शिकायत की गई है कि वहाँ नालियाँ चौक हैं और क्योंकि अब शीतकाल का भी समय आ गया है, तो शीतलहरी को देखते हुए भी एडीएम साहब के द्वारा संबंधित विभाग के साथ में बैठक कर ली गई है और निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी सड़क से संबंधित विभाग हैं, जो भी पालाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पे नमक का छिड़काव कर लिया जाए और साथ ही जो भी नालियाँ इसका पर बंद है, विभाग उसमें अपने स्तर से कार्रवाई करे। इस संबंध में उनको लिखित निर्देश दे दिए गए हैं। क्योंकि विभाग के पास, समस्त विभाग के पास में कार्मिकों की कमी है, कार्य अधिक है, फिर भी यदि विभाग को किसी भी प्रकार की स्थानीय प्रशासन से मदद है तो वो मांग सकते हैं। लोहाघाट के खेती खान अंतर्गत प्रसिद्ध जागोली बाबा मुख्य मंदिर और धर्मशाला में चोरों ने धावा बोल दिया, जिसमें चोर लाखों रुपए के आभूषण और सामान लेकर के फरार हो गए। आपको बता दें कि चोर मंदिर के 5 स्थानों के ताले तोड़कर चांदी के 2 छत्र, 1 सोने की माला, सोने के 12 कुंडल सहित कीमती आभूषण ले गए। तो वह मंदिर में हुई चोरी से लोगों में काफी आक्रोश है। इस मामले में एसओ मनीष खत्री ने बताया कि पुलिस चोरों की गहनता से तलाश कर रही है। क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी होगी। जो चोरी हुई है, हम ये चाह रहे हैं कि उसका खुलासा एकदम से हो जाए। उसके लिए हम यहाँ आए हैं और हम महोदय से मिले हैं और उनको बताया है कि हमारी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है और सारी जनता बहुत आक्रोश में है। हमने मांग की है कि चोरों का जल्दी से जल्दी पता लगाया जाए, उसका खुलासा किया जाए। सूचना पर जो है तत्काल जो है हम लोगों द्वारा पुलिस टीम अपने मौके पर भेजी गई थी और इसमें एसआई हरीश के साथ जो जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और उनके द्वारा हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने खंगाले हैं और इवन एसओजी और सर्विलांस की मदद से भी वहाँ से हमने डेटा लिया है और जो आसपास संदिग्ध लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और सीधे हम इसका खुलासा। जसपुर शहर में रहवासी क्षेत्र में फैली गंदगी से परेशान है, जहां जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नगर पालिका की सफाई व्यवस्था सुस्त पड़ी हुई है और दूसरी ओर बदलते मौसम में डेंगू जैसी बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। कई बार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की जा चुकी है। जबकि जसपुर, उधम सिंह नगर और कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। तो वहीं उप जिलाधिकारी ने कहा कि लगातार कूड़े की समस्या की मॉनिटरिंग की जा रही है। जल्द ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को तलब किया जाएगा। जसपुर ईओ साहब को कई बार लिखित रूप में शिकायत करी है और एसडीएम साहब को भी दी थी। उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत करी तो इन्होंने सीएम हेल्पलाइन भी सिर्फ कागजों का पेज कागजों से भर दिया। धरातल पर कोई कार्य किया ही नहीं इन्होंने। सफाई के नाम पर इन्होंने गलत पैसा निकाला जा रहा है नगर पालिका जसपुर द्वारा और सफाई के खिलाफ ही ये कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली पैसों को दुरुपयोग किया जा रहा है। कूड़े की समस्या उसमें लगातार ही हमारे द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और क्योंकि जो ये समस्या काफ़ी गंभीर है, मेरे द्वारा ईओ को भी इसमें तलब किया जाएगा और मैं खुद ही, हमारी डिपार्टमेंट की जो टीम है एक बार मौके पर जाएगी और मौके पर ही इसका निस्तारण करेगी। ये बात है क्योंकि लंबे समय बाद मैंने आज ही ज्वाइन कर रखा है, तो उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी मैं इसको देख। हरिद्वार पुलिस सभी चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों के साथ ही मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर बाइक दौड़ाने वालों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस नाबालिग बच्चों को वाहन देने वाले परिजनों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर पूरे जिले में रोजाना चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नाबालिग चालकों के परिजनों पर 25,000 तक का जुर्माना भी ठोका जा रहा है। तो वहीं एसपी क्राइम रेखा यादव ने बताया कि अभी तक 200 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि लोग अपने नाबालिग बच्चों को वाहन ना चलाने दें, जिससे बच्चे दुर्घटना का शिकार होने से बचें। नाबालिग बच्चों द्वारा प्राय देखने में आ रहा है कि वह दुपहिया चौपहिया वाहन चलाए जा रहे हैं, जिनके द्वारा
किसी न किसी तरीके से घटना कारित की जा रही है। तो हमारे द्वारा सेक्शन 199A MV एक्ट के तहत यह अभियान चलाया जाए, जिसमें 25,000 तक का चालानी धनराशि है और अभिभावकों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है। अब यह देखने में आ रहा है कि जब हमारे द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है तो अभिभावक हमारे कर्मचारियों के साथ भिड़ रहे हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि हम यहाँ आपके बच्चों की सुरक्षा हेतु यह अभियान चला रहे हैं, आप इसमें हमारा सहयोग कीजिए। चंपावत में पंचम वाहिनी एसएसबी ने उप कमांडेंट हरीश जोशी के दिशा निर्देश में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया था, जिसका समापन वृहद सफाई अभियान के साथ हुआ। उप कमांडेंट जोशी ने बताया कि स्वच्छता अभियान वाहिनी परिसर सहित 18 सीमावर्ती चौकियों में चलाया गया था, जिसमें हर जवान ने हफ्ते में 2 घंटे का समय स्वच्छता के लिए देने की शपथ ली। तो वहीं अभियान के अंतिम दिन वाहिनी परिसर चंपावत में एसएसबी के जवानों और परिजनों ने वृहद सफाई अभियान चलाकर कूड़े का निस्तारण किया और लोगों से भी स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। हरिद्वार में पुलिस ने दबिश देकर 23 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 12 लाख के साथ आरोपियों को धर दबोचा। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया और खुलासा करते हुए ये बताया कि लगातार मुखबिर तंत्र से जानकारियां मिल रही थी, जिसके बाद टीम गठित करके छापेमारी कर 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पौड़ी में युवा कल्याण विभाग ने खेल महाकुंभ 2022 का आयोजन किया, जहां 7 जनवरी तक चलने वाले खेल महाकुंभ में विभिन्न जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। साथ ही चयनित खिलाड़ियों का राज्य स्तर के लिए चयन भी किया जाएगा। तो वहीं मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पोरी ने प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने को कहा। साथ ही आज के विजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र भी दिया। जो ये 2022 का है, ये 3 वर्गों में है, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 21। ये दूर दरार के बच्चे जिनको मौका नहीं मिलता खेल में, इन खेल महाकुंभ के नाम पे इसे रखा गया है, जिसमें कि सारे प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2025 तक देश को अग्रणी राज्य बनाना है, तो आईएएस अधिकारियों को पूरी प्रशासनिक क्षमता से काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर में जो सुझाव सामने आए हैं, उन सभी सुझावों को धरातल पर लाया जाए। जन समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि अपने कार्यों के लिए आम जन को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। फाइल सिस्टम को ऑनलाइन लाने पर फोकस किया जाए। सभी अधिकारी सरकार का कहीं न कहीं एक चेहरा होता है, दर्पण होता है। उनसे सरकार की कार्यशैली, सरकार की नीतियाँ आम जनमानस तक पहुँचती हैं। तो सभी लोगों का, क्योंकि अभी मसूरी में 3 दिन का चिंतन हुआ था और उस चिंतन में बहुत सारी बातें आई थी, बहुत सारे विचार बिंदु आए थे, बहुत सारे आगे करने वाले काम आए थे। उन सभी को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार का जो मंत्र है सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और दूर दराज के गांव तक जाना, समाज के अंतिम छोर तक पहुंचना, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, ग्राम सभाओं तक जाना, सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक जाना, इसी पर हमारा फोकस है। साथ ही साथ 2025 का हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ उत्तराखंड हो, तब हिंदुस्तान का अग्रणी उत्तराखंड हो, हम पहली पंक्ति में हो, उसके लिए हम सभी लोगों को काम करना है। तो उसमें हमारे अधिकारी को मुख्य रूप से उन्हीं को काम करना है। तो इस पर चिंतन करें और इस पर आगे बात बढ़ेगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी जनपद में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया और वहां की जनता को 7,13,13,000 रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्मित करने के विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने पर्यटन, बागवानी और कृषि के साथ साथ शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया और कई विषयों पर चर्चा की। तेरह लाख 13,000 की सौगात मैंने पौड़ी को दी है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और आज हमारे विधायक हैं सम्मानित, उनके साथ बैठ करके हमने पूरा विकास के जितने भी काम पौड़ी में हो रहे हैं, पौड़ी जिले में हो रहे हैं, उनका अनुश्रवण किया। और सड़कों का रखरखाव करना बहुत ज़रूरी है।
जिसमें कि एक रिंग रोड का निर्माण किया जाए। पौड़ी के अंदर, टाउन के अंदर जो ट्रैफिक का कंजेशन है, जिससे कि हमारे काफ़ी सदस्य यहाँ लेट भी हो गए, तो उस कंजेशन को दूर करने के लिए एक रिंग रोड का निर्माण किया जाए, उसकी योजना बनाई जाए। हमारे देवप्रयाग से लोग आकर्षित होकर के, क्योंकि यहाँ से पूरे हिमालय का विहंगम दृश्य दिखाई देता है, तो उस दृश्य को देखने के लिए उसको हम प्रचारित करेंगे। चंपावत के सुप्रसिद्ध धाम मां पूर्णागिरी में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी सौगात दी है। सीएम ने कहा कि नई पेयजल योजना को मंजूरी दे दी गई है, तो वहीं लादीगाड़ पेयजल योजना का सर्वे कार्य भी शुरू हो गया है। इसके शुरू होने से 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। नवरात्रि में माननीय मुख्यमंत्री जी मां के दर्शनों को आए थे, तो उनके द्वारा एक ये लादीगाड़ पंपिंग योजना की घोषणा की गई थी। उसमें भी जल संस्थान के द्वारा गत कुछ समय में जो है कार्य शुरू कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले देहरादून से जियोलॉजिस्ट आए थे, तो उसमें कार्य शुरू हो गया है। उम्मीद है कि शीघ्र मां पूर्णागिरी धाम में आने वाले समय में पानी की किल्लत से छुटकारा मिले। माता पूर्णागिरी मंदिर क्षेत्र में प्रतिवर्ष 40 से 45 लाख श्रद्धालुओं को आते हैं, लेकिन वहाँ पर पानी की समस्या लंबे टाइम से बनी हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद वहाँ पर वर्तमान में एक जो जलकुनिया से पाइपलाइन आनी है, उसका कार्य गतिमान है, और दूसरी एक जो लादीगाड़ पंपिंग योजना है, उसका सर्वे भी शुरू किया जा चुका है और शीघ्र उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के दबाव में एसआईटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में देरी कर रही है। ज्योत सिंह ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार से श्रद्धा हत्याकांड में तेजी से काम किया था, उसी रफ्तार से उत्तराखंड सरकार काम नहीं कर पा रही है, बल्कि यहां पर न्याय की गुहार लगा रहे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप नेता ने तो यह भी कहा कि आरोपी बेटा जेल में है और उसके पिता उसको बचाने के लिए सरकार से सांठगांठ कर रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड में 60 दिन के अंदर नार्को टेस्ट कराने के साथ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है, लेकिन उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड में जब पुलकित आर्य 3 दिन तक पुलिस रिमांड में रहा, उसके बाद जब उसने वीआईपी का नाम नहीं बताया, तो 2 महीने के अंतराल बाद अब नार्को टेस्ट की बात होना आरोपियों को या अपराधियों को अपने बचाव के लिए समय देने का मजबूत इशारा करता है। इसलिए मैंने सवाल किया कि नार्को टेस्ट में विलंब का मतलब अपराधियों को बचाव के लिए वक्त देना, और इसमें राज्य सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त। बाजपुर में तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट और स्वास्थ्य विभाग की टीम का फर्जी अस्पताल के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसके चलते दोराहा के 2 अस्पतालों में छापेमारी की गई। इस दौरान न्यू सिटी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम ने उसे सील कर दिया, जबकि एमसीसी अस्पताल में कुछ अनियमितताएं पाए जाने पर अस्पताल संचालक को चेतावनी दी गई है। निर्देशों के क्रम में सीएमएस साहब के साथ आज हमने बाजपुर क्षेत्र अंतर्गत दोराहे के समीप 2 हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया है। इसमें एक हॉस्पिटल है न्यू सिटी हॉस्पिटल करके है। वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन होता है, जो मानक रहता है कि होना चाहिए, वो वहाँ पे नहीं पाया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे द्वारा वो अंडर प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट हमने अप्लाई कर दिया है। तो इसके अतिरिक्त वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर भी था जो चल रहा था बिना रजिस्ट्रेशन के। इसके अतिरिक्त वहाँ पे पेशेंट तो वहाँ पे कोई उस समय नहीं मिला था, परंतु जो कूड़ा निस्तारण संबंधी मानक होते हैं हॉस्पिटल के, वो भी कोई इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन उसका नहीं था। तो उसमें सीएमएस साहब से हमारी बात हुई और उसमें यही निष्कर्ष निकला कि उसको सीज कर दिया जाना चाहिए, तो उस हॉस्पिटल को हमने सीज कर दिया है। बाकी दूसरा हमने जो हॉस्पिटल का अभी निरीक्षण किया दोराहे के समीप मॉडर्न चाइल्ड केयर करके है, महेशपुरा के आसपास है ये। तो यहाँ पे क्योंकि हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे था और जो बायोमेडिकल इनके जो वेस्टेज होते हैं उसके डिस्पोजल का भी रजिस्ट्रेशन के पास था, तो उसके आधार पर ये हॉस्पिटल हालांकि किया जा रहा है, हालांकि कुछ कमियां भी पाई गई हैं। तो सीएमएस साहब द्वारा उनको व्यक्तिगत तौर पर उनको निर्देशित कर दिया गया है कि उनको अब कमियों को समय रहते हुए निस्तारित कर दें। देहरादून नगर निगम अब तक 47 वार्डों से कूड़ा उठाने की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाया है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि नगर निगम लगातार टेंडर प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए निगम में अब तक 6 कंपनियों के आवेदन आए हैं, जिसमें से 3 कंपनी कुछ शर्तों के कारण बाहर हो गई हैं और 3 कंपनियों के साथ निगम जल्द ही काम शुरू करेगा,
जिससे कि लोगों के घरों से निगम कूड़ा उठा पाएगा। जो लेटेस्ट है हमारे पास है तो कहने के लिए यही है कि 6 में से 3 लोग जो हैं टेक्निकली जो है बाहर हो गए थे, जिसमें से बाकी जो बचे हुए 3 हैं उनका भी जो है हमारा एवेल्युएशन चल रहा है, जिसमें उन लोगों के जो है हम लोग प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और उनकी जो किस मेथोडोलॉजी में वो लोग करेंगे। अभी 3 में से 2 का हम लोगों ने जो है मेथोडोलॉजी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन देख लिया है, 1 का आज देखेंगे और अगले 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग जो है उसकी फाइनेंशियल बिट खोल देंगे। लालकुआं के बोटा हल्दू में गौला खनन संघर्ष समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खनन व्यवसायियों का कहना था कि विधायकों से लेकर लोकसभा सांसद और कई अधिकारियों के समक्ष अपनी मांगे रखी, पर सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वही संघर्ष समिति संयोजक रमेश चंद्र जोशी का कहना है कि 5 मांगे पूरी ना होने और समाधान न मिलने तक पूरे काम को रोक दिया जाएगा। को सुनने नहीं दी है। क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद सबको हमने ज्ञापन दे दिया है। सबको अपनी जो हमारे दुख है, हमारी जो मांगे हैं, सबको दे दिया है। इन्होंने रॉयल्टी की विसंगतियां जो अलग जगह पर कहीं 8, कहीं 15, कहीं नदी में 30, 30.5 रुपए की रॉयल्टी रखी है। तो हमारा कहना यह है कि एक राज्य में एक रॉयल्टी लागू हो। जो पहले 1400 रुपए की रसीद करती थी, आज उसका 11 गुना बढ़ गया है। ये सरकार सुन नहीं रही है। जब तक ये नहीं सुनेंगे तब तक हम काम नहीं करेंगे। हरिद्वार में मिठाई में मिलावट के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग सजग है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र पाल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सभी मिठाई विक्रेताओं को मिठाई बनाने की तिथि और एक्सपायरी डेट लगाने के दिशा निर्देश दिए गए थे। इसके चलते मिठाइयों का औचक निरीक्षण भी किया गया। तो वही निरीक्षण के दौरान जिन मिठाई विक्रेताओं ने नियमों की अनदेखी की है, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी मिठाई विक्रेता को बख्शा नहीं जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी जो बेस्ट बिफोर का वो है, वो उसके बाद उनको छूट दी गई थी कि आप बेस्ट बिफोर लिखें और मैन्युफैक्चरिंग का डेट जो है वो रोज चेंज करते रहें। हमने जो इंस्पेक्शन किए गए हैं तो उनमें करीबन 1-2 दुकानों में हमने देखा है कि उसमें नहीं थे। उनको चेतावनी दी गई है। अगर भविष्य में अगर ये लोग ऐसे गलती करते हैं तो उनके विरुद्ध एक्टिव तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी इस लाइसेंसी जितने हैं उनके पास अभी कोई शिकायतें ऐसी मिली नहीं है। अभी हमारे जो संबंधित क्षेत्र के FSOs हैं वो जाके दुकानदारों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि FSI की जो गाइडेंस है वो इस तरह से आए हुए हैं और आप ये कर लें, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। सितारगंज में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने बिना लाइसेंस के चल रहे अस्पतालों और झोलाछाप डॉक्टरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जहां डॉक्टरों ने दुकानों पर छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित और एक्सपायरी दवाइयां बरामद की। साथ ही बिना लाइसेंस वाले डॉक्टर की दुकान को सील कर दिया गया। आपको बता दें कि प्रभारी चिकित्सा और जिलाधिकारी का कहना है कि गैर कानूनी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।